लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख ट्रम्प हैज नो आइडिया हाउ टू एंड द वॉर विद ईरान। इसमें लेखक ये तर्क देता है कि ईरान के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के पीछे अमेरिका और इसराइल के पास स्पष्ट रणनीति या अंतिम लक्ष्य दिखाई नहीं देता। लेख की शुरुआत लेखक की 1996 में तेहरान यात्रा के एक अनुभव से होती है, जब उन्होंने एक होटल की दीवार पर डाउन विद यूएसए का स्थायी नारा देखा था। लेखक के अनुसार ये प्रतीक इस बात का संकेत है कि ईरान की मौजूदा इस्लामी व्यवस्था बहुत गहराई से जमी हुई है और उसे अचानक या सिर्फ सैन्य हमलों से बदलना आसान नहीं है। लेख में कहा गया है कि ईरान की मौजूदा व्यवस्था भले ही कई लोगों में अलोकप्रिय हो, लेकिन ये देश की राजनीति, प्रशासन, सेना, आर्थिक ढांचे और सामाजिक संस्थाओं में इतनी गहराई से समाई हुई है कि उसे हटाने की कोशिश पूरे देश को अराजकता की ओर धकेल सकती है। लेखक का तर्क है, अगर ये व्यवस्था अचानक गिरती है तो उसके बाद लोकतंत्र आने की बजाय बड़े पैमाने पर अस्थिरता और अव्यवस्था पैदा होने का खतरा ज्यादा है। लेख के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये युद्ध शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका स्पष्ट खाका उनके पास नहीं है। लेखक का कहना है कि ट्रंप के बयान लगातार बदलते रहे हैं। कभी वो शासन परिवर्तन की बात करते हैं, कभी नहीं। कभी बातचीत की बात करते हैं तो कभी बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। इससे संकेत मिलता है कि युद्ध की रणनीति स्पष्ट नहीं है। लेख ये भी बताता है कि सैन्य हमलों से ईरान की परमाणु क्षमता और सैन्य ताकत को कुछ हद तक कमजोर जरूर किया गया है, लेकिन लगातार बमबारी से देश की बुनियादी संरचनाएं और नागरिक जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। अगर ये सिलसिला लंबा चला तो ईरान एक बड़े मानवीय और पर्यावरणीय संकट की ओर जा सकता है, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। लेख का निष्कर्ष ये है कि युद्ध को अनिश्चित समय तक जारी रखने के बजाय अब रुककर स्थिति को समझने की जरूरत है। लेखक का मानना है, अगर युद्ध विराम होता है तो ईरान के भीतर सत्ता और समाज के बीच बहस और दबाव बढ़ सकता है, जिससे समय के साथ राजनीतिक बदलाव की संभावना पैदा हो सकती है। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि सिर्फ सैन्य ताकत से किसी देश की जटिल राजनीतिक व्यवस्था को बदलना आसान नहीं होता और बिना स्पष्ट रणनीति के युद्ध आगे चलकर और बड़े संकट को जन्म दे सकता है। लेट्स माइक आज का अखबार। अल जजीरा में प्रकाशित लेख वेयर डू द 35 मिलियन फॉरेनर्स लिविंग इन द जीसीसी कम फ्रॉम। इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि खाड़ी के 6 देशों, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था और समाज में विदेशी कामगारों की कितनी बड़ी भूमिका है और वो किन देशों से आते हैं। लेख के अनुसार बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को मिलाकर इन देशों की कुल आबादी लगभग 6.2 करोड़ है, जिसमें करीब 3.5 करोड़ लोग विदेशी कामगार हैं। यानी खाड़ी के इन देशों में रहने वाले हर 2 में से 1 से भी अधिक विदेशी नागरिक हैं। लेख बताता है कि इन विदेशी कामगारों में सबसे बड़ी संख्या दक्षिण एशिया के देशों से आने वाले लोगों की है। खासकर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करने जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 91 लाख भारतीय, 50 लाख बांग्लादेशी और लगभग 49 लाख पाकिस्तानी इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं। इसके अलावा मिस्र, फिलीपींस, यमन, नेपाल, सूडान, सीरिया और श्रीलंका के भी बड़ी संख्या में नागरिक खाड़ी देशों में रोजगार करते हैं। लेख में यह भी बताया गया है कि विदेशी कामगार खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। निर्माण कार्य, घरेलू काम, सुरक्षा सेवाएं, परिवहन और सफाई जैसे कई बुनियादी क्षेत्रों में उनकी बड़ी भूमिका है। साथ ही बैंकिंग, तकनीक, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और मीडिया जैसे उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इन्हीं कामगारों की मेहनत से खाड़ी देशों के आधुनिक शहर और बुनियादी ढांचे विकसित हुए हैं।
देशों के हिसाब से देखें तो सऊदी अरेबिया की आबादी सबसे ज्यादा है और वहां करीब 1 करोड़ 64 लाख विदेशी रहते हैं। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरातीज में स्थिति और भी अलग है, जहां कुल आबादी का लगभग 88% हिस्सा विदेशी नागरिकों का है और स्थानीय नागरिक सिर्फ लगभग 12% हैं। इसी तरह कतर में भी करीब 88% आबादी विदेशी कामगारों की है। कुवैत, ओमान और बहरीन में भी विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में रहते हैं। लेख ये भी संकेत देता है कि खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी श्रमिकों पर इतनी निर्भर है कि किसी भी क्षेत्रीय संकट जैसे हाल के मध्य पूर्व तनाव का असर इन लाखों कामगारों पर पड़ सकता है। इसलिए इन देशों में रहने वाले प्रवासी कामगार न सिर्फ आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि खाड़ी की सामाजिक संरचना का भी बड़ा आधार बन चुके हैं। कुल मिलाकर ये लेख बताता है कि खाड़ी देशों की चमकदार अर्थव्यवस्था और आधुनिक शहरों के पीछे दुनिया के कई देशों से आए करोड़ों प्रवासी कामगारों का बड़ा योगदान है और इनमें दक्षिण एशिया के देशों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन कैंसर सर्वाइवल रेट्स, देयर इज गुड न्यूज अबाउट हेल्थ केयर एमिड द ग्लू। इसमें बताया गया है कि दुनिया भर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई नकारात्मक खबरों के बीच कैंसर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक खबर भी सामने आई है। हालिया विश्लेषण के अनुसार ब्रिटेन में कैंसर से मरने की दर पिछले 40 वर्षों में लगभग 29% तक कम हुई है, जो चिकित्सा विज्ञान, टीकाकरण, बेहतर इलाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में हुई प्रगति का परिणाम है। संपादकीय कहता है, ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा केवल संकट और कमियों के संदर्भ में होती है, लेकिन अगर लंबे समय के नजरिए से देखा जाए तो कैंसर के इलाज, स्क्रीनिंग, दवाओं और रोकथाम के उपायों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी बची है और जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। हालांकि लेख ये भी स्पष्ट करता है कि इस सफलता के बावजूद चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में कई जगह मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और कई अस्पताल निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा समाज के अमीर और गरीब वर्गों के बीच कैंसर से होने वाली मौतों में बड़ा अंतर बना हुआ है, जिसे दूर करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संपादकीय ये भी बताता है कि हाल के वर्षों में कुछ कैंसर जैसे किडनी और लिवर कैंसर से मौतों में वृद्धि देखी गई है। साथ ही ब्रेक्जिट के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्लिनिकल ट्रायल के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं, जिससे नए इलाज विकसित करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। लेख का निष्कर्ष ये है कि कैंसर के इलाज में हुई प्रगति को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आगे की चुनौती ये है कि नए वैज्ञानिक और तकनीकी इलाज जैसे जीन आधारित परीक्षण हर वर्ग तक बराबरी से पहुंचे। साथ ही मोटापा और अस्वस्थ जीवन शैली जैसी समस्याओं पर कड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय करने होंगे। तभी आने वाले वर्षों में कैंसर से जुड़ी सकारात्मक प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया जा सकेगा। कुल मिलाकर ये संपादकीय कहना चाहता है कि चिकित्सा विज्ञान ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन असली चुनौती अब ये सुनिश्चित करना है कि इस प्रगति का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.